नमस्कार। आज जुलाई 2025 की कुछ अहम वैश्विक घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। जी। हमारे पास विज्ञान, कूटनीति, पर्यावरण और हाँ, सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर भी कुछ स्रोत हैं। कोशिश यही है कि इन अलग अलग सुर्खियों के पीछे का जो असली मतलब है और ये आपस में कैसे जुड़ी हैं, उसे थोड़ा समझे। हाँ, बिल्कुल। आज के स्रोतों में ना कई दिलचस्प चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा, अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, फिर ऊर्जा की बात है, मिट्टी की सेहत, और उधर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अपनी घरेलू नीतियां भी। तो देखते हैं ये सब मिलकर क्या तस्वीर सामने रखते हैं। चलिए शुरुआत विज्ञान से करते हैं। नासा का ये ट्रेसर्स मिशन है, हम्म। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर, मतलब जो हमारी धरती की एक तरह की अदृश्य ढाल है, और अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन कर रहा है। ये सिर्फ मतलब अकादमिक दिलचस्पी की बात है या इसका कोई व्यवहारिक असर भी है? नहीं, इसका तो बहुत ही ठोस असर है। देखिए, अंतरिक्ष का मौसम, जैसे मान लीजिए सौर तूफान आते हैं। हाँ, वो तो सुना है। हाँ, तो वो हमारे सैटेलाइट नेटवर्क को, जीपीएस को और यहाँ तक कि जमीन पर जो हमारे पावर ग्रिड्स हैं उनको भी ठप कर सकते हैं। तो इस ढाल को समझना हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ अंतरिक्ष की बात नहीं रह जाती, ये हमारी जमीन से जुड़ी सुरक्षा का भी सवाल बन जाता है। सही बात है। और धरती पर भी जीवन के नए रूप मिल रहे हैं। सुंदरबन में पिरटुला मकड़ी की एक नई प्रजाति मिली है, और उधर जापान के तट पर गोताखोरों को समुद्र का छोटा पांडा कहा जाने वाला एक जीव मिला है, क्लेबेलिना ओसीपांडे। हाँ। तो क्या ये सिर्फ कैटलॉग में एक और नाम जुड़ गया, या इसका कुछ गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि भाई हमारी जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी, उसका कितना बड़ा खजाना अभी भी शायद हमारी नज़रों से ओझल है। हर नई प्रजाति जो मिलती है वो हमारे इकोसिस्टम की पहेली का एक और ज़रूरी टुकड़ा होती है, और ये समझना कि ये जीव अपने माहौल में क्या भूमिका निभाते हैं वो बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब हम क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े खतरों का सामना कर रहे हैं। अच्छा, पर्यावरण की बात चली है तो आईआरएना की एक रिपोर्ट आई है। वो कह रही हैं कि 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, न केवल सस्ती हुई बल्कि रणनीतिक रूप से भी ज्यादा अहम हो गई। क्या ये वाकई एक बड़ा बदलाव है एनर्जी सेक्टर में? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए, ये सिर्फ लागत या पैसों का सवाल नहीं है, ये ऊर्जा सुरक्षा और यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स को भी बदल रहा है। जब देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करते हैं, तो जाहिर है वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ता है। अच्छा। तो ये एक तरह से आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों का संगम है, जो मतलब ऊर्जा स्वतंत्रता की नई राहें खोलता है। और इसी पर्यावरण संरक्षण की कड़ी में जिम्बाब्वे में रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक हुई, COP15, जहां आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाने पर जोर दिया गया। ये बड़े इकोसिस्टम तो महत्वपूर्ण हैं ही। हाँ, वो तो है ही, लेकिन कभी कभी ना सबसे बड़ा असर उन चीजों का होता है जिन्हें हम आसानी से देख नहीं पाते। जैसे माइक्रोराइजल फफूंद। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के अदृश्य नायक कहा गया है, और ये नाम बिल्कुल सही है। ये फफूंद असल में क्या करती हैं? पौधों की जड़ों के साथ एक तरह की पार्टनरशिप करती हैं। समझिए एक भूमिगत इंटरनेट जैसा नेटवर्क बना लेती हैं। अरे वाह। हाँ, जो पोषक तत्वों और पानी को लाने ले जाने में पौधों की मदद करता है। ये हमारी मिट्टी की सेहत और कह सकते हैं कि हमारी खाद्य सुरक्षा की नींव है। इनका संरक्षण उतना ही जरूरी है जितना कि हम बड़े जंगलों या वेटलैंड्स की बात करते हैं। ये तो कमाल की जानकारी है, अदृश्य नायक। अच्छा, अब जरा कूटनीति के मैदान में चलते हैं। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देगा। इसे ऐतिहासिक कूटनीतिक बदलाव कहा जा रहा है। क्यों? इसके मायने क्या हैं? देखिए, ये कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। जैसा कहा जा रहा है, ये वाकई ऐतिहासिक हो सकता है। ये यूरोप के जो पारंपरिक रुख रहे हैं इस मुद्दे पर, उनमें एक अहम बदलाव का संकेत है। और जाहिर है, ये पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। ये दिखाता है कि जो लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय नजरिए में शायद कुछ बदलाव आ रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अब भारत की बात करें तो सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ चीजें हुई हैं। 1 अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY शुरू हुई है। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक और सरकारी योजना है या कुछ अलग? देखिए, लक्ष्य तो इसका रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है,
और इसके साथ ही उर्वरकों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली भी लागू की गई है। मकसद तो यही है कि सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचे, पारदर्शिता बढ़े, लेकिन असली चुनौती जो होती है वो इन योजनाओं के जमीनी कार्यान्वयन में होती है। हाँ, वो तो है कि क्या ये वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रही हैं जिनके लिए ये बनी है, और क्या वो नतीजे मिल रहे हैं जिनकी उम्मीद की जा रही थी, ये देखना होगा। हालांकि एक चिंता की बात भी सामने आई है। लैंसेट की एक समीक्षा है जो बताती है कि तंबाकू अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और खासकर महिलाओं पर इसके बढ़ते असर को लेकर चिंता जताई गई है। जी, ये एक ऐसी चीज है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं वो कितने जटिल और लगातार बने रहते हैं। तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद तंबाकू उद्योग का जो प्रभाव है और लत की जो प्रकृति है वो इसे एक मुश्किल लड़ाई बनाते हैं। इसके लिए लगातार और शायद नए तरीकों से कोशिशों की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखें, जुलाई 2025 की इन झलकियों से एक ऐसी दुनिया की तस्वीर उभरती है जो बहुत तेजी से बदल रही है। हमने अंतरिक्ष की समझ से लेकर जमीन के नीचे के जीवन तक, ऊर्जा के नए स्रोतों, बदलते कूटनीतिक समीकरणों और सामाजिक नीतियों के असर को देखा। काफी कुछ है। हाँ बिल्कुल, और ये सब यही दिखाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्र, विज्ञान हो, पर्यावरण हो, राजनीति हो, समाज हो, ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक क्षेत्र में कोई बदलाव होता है तो उसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। ये एक बहुत ही जटिल और डायनामिक इंटरैक्शन है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने अभी माइकोराइजल फफूंद जैसे अदृश्य नायकों की बात की जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जरा सोचिए, हमारी दुनिया और हमारे भविष्य को आकार देने वाले और कौन से ऐसे अनदेखे या कम समझे गए कारक हो सकते हैं जिन पर शायद हमने अभी तक उतना ध्यान नहीं दिया है या जिन्हें हमने प्राथमिकता नहीं दी है।